प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर आ गया है। आज हम एक मशीन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी को इस मशीन का नाम तो पता है। क्या है? एक गन है। ये क्या करती है? बुलेट फायर करती है, बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकती है बुलेट्स को। अगर हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फेंकना हो, जैसे हमें किसी प्रोटॉन को फेंकना हो, मान लीजिए हमें और किसी आयन को फेंकना हो, कोई भी हमारे पास आयन है पॉजिटिवली चार्ज या, तो अगर इनको फायर करना हो क्या ऐसी ही कोई गन बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन वो दिखने में ऐसी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो आज जो हम बच्चों एक मशीन पढ़ने वाले हैं जिसका बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है साइक्लोट्रॉन। सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन मशीन बहुत सिंपल है। ये मशीन इस तरीके से छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, पॉजिटिव आयंस को फायर करती है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो बच्चों, ये मशीन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो हम कर चुके हैं, जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली छोड़ा जाए तो वो गोल गोल घूमने लगता है, रोटेशन होने लगती है। और ये जो सर्कल आएगा इसका रेडियस हम जानते हैं mv/q भी होता है, या फिर यूं कहें कि वेलोसिटी जो है वो bqr/m होती है। और एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने का जो टाइम होता है दैट इज 2πm/qb। तो बच्चों, यहां से दो चीजें सामने निकल के आती हैं। पहला तो वेलोसिटी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, या फिर हम ये कहें कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इस रोटेशन का, इस सर्कल का रेडियस बढ़ता चला जाएगा। ये याद रखना है बच्चों ये मशीन समझने से पहले। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन। एक चक्कर पूरा करने का जो टाइम है, एक रेवोल्यूशन पूरा करने का जो टाइम है, वो आर और वी के इंडिपेंडेंट है। कहीं भी फॉर्मूले में हम देख रहे हैं आर और वी नहीं आ रहा है। यानी कि इतना सर्कल है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है और इसको करने में 10 सेकंड लगे। अगर ये रेडियस बढ़ के 20 सेंटीमीटर हो जाए और इतना बड़ा सर्कल एग्जीक्यूट करना पड़े तब भी टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। और बड़ा करना पड़े तब भी टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। यानी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऐसा कैसे है? मैथमेटिकली तो चलो हमें फॉर्मूला देखते ही समझ आ रहा है कि आर और वी नहीं है, तो इसका मतलब कितना भी रेडियस हो, कितना भी वी हो, टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं? देखिए बच्चों, जैसे ही हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई, प्रोपोर्शनली रेडियस भी बढ़ गया। इसका मतलब है प्रोपोर्शनली ये जो सर्कुलर पाथ की लेंथ है, यानी 2πr अगर इसको माने, ऑलमोस्ट सर्कुलर मान लें, तो ये भी बढ़ जाएगी। तो यानी जैसे ही आपकी वेलोसिटी बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि आप ये चक्कर जो है ये कम टाइम में पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी प्रोपोर्शनली ये सर्कुलर पाथ भी उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो आपने सोचा कि अगर मैं बड़ा चक्कर करता हूँ तो मेरी वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो शायद मुझे कम टाइम लगे। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी वो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली पाथ भी ज़्यादा कवर करना है। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस और वेलोसिटी के। इसी पॉइंट का हमने फायदा उठाया है साइक्लोट्रॉन की मशीन बनाने में। दूसरी बात बच्चों जो हम इसमें याद रखेंगे, एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का क्या खेल चल रहा है, गोल घुमाना है, टाइम पीरियड और वेलोसिटी रेडियस सब हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो बच्चों उस पर ये फोर्स लगती है Q/E। और अगर इसको न्यूटन सेकंड लॉ से ma के इक्वल रखें तो अगर ये फोर्स है तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर सकता है। लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, अभी जिसकी बात कर रहे थे, QVB sin थीटा, वो केवल गोल घुमाने का काम करता है ना। हमने इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी किया था कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती है, इसीलिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो आता है। ये हम कर चुके हैं। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी अभी हमने बात की, टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल रहे थे, वो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है। इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड कौन बदलेगा बच्चों? F=ma QE। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ये वेलोसिटी की वैल्यू बदल सकती है।
और हम इसमें यहां कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, ये वाली फोर्स ही वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। तो जो हम ये बात बोल रहे थे बच्चों की ध्यान से सुनना, मेरे जो अगली बात मैं बोलने वाला हूं, ये एक सर्कल है, इसका कोई गिवन रेडियस है, ये गोल गोल क्यों घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, इस फोर्स की वजह से। ये वाली फोर्स भी अगर उसके साथ लगा दी जाए तो ये वेलोसिटी बढ़ा देगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेडियस भी बढ़ने लगेगा। तो ये बेचारा चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते सोचेगा अब तो मुझे बड़ा चक्कर करना है, और बड़ा चक्कर करेगा तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, इसका रेडियस चेंज हो चुका है। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट रहेगी बच्चों, टाइम पीरियड। तो बच्चों इसका काम है सर्कल को बड़ा करवाना, रेडियस बड़ा करना, प्रोपोर्शनली वेलोसिटी बड़ी करना, और इसका काम है कि चाहे कितना भी बड़ा चक्कर क्यों ना हो जाए वो सर्कुलर ही मेंटेन रहे, उसकी शेप सर्कुलर ही रहे। आइए इन दोनों को इकट्ठे लगा के देखते हैं क्या होगा। चलिए बच्चों मशीन को बनाते हैं। हमने एक डब्बा लिया है, एक मेटल का कंटेनर लिया है जो कि डी शेप का है। ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू बनाए तो ये कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा है कुछ, या मैं और इसको बेटर बनाऊं अगर, इस तरीके का है ऐसा। तो ये ऐसे 2 डब्बे मैंने ला के रख दिए, एक ये वाला हो गया, एक इसी के सामने ऐसे रख दिया जाएगा। ये 2 कंटेनर हैं, 3D कंटेनर हैं, इनके अंदर स्पेस है, खाली वैक्यूम है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए इनसे एक वायर कनेक्ट की और यहां पर एक ऑसिलेटर नाम की मशीन लगा दी, जो कि इन मेटल कंटेनर्स को, जिनको हम डी की शेप का बोल रहे हैं, इनको डीसी बोला जाता है, D1 D2, उनको पोलैरिटी देता है। यानी इसको पूरे को पॉजिटिव कर देगा, कभी इसको पूरे को पॉजिटिव कर देगा, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट, ये जो पूरा हमारा सेटअप है इसको हमने एक और बड़े डब्बे में रख दिया ऐसे। यहां से हमने एक जॉइंट बना दिया जिसमें से वायर निकल के जा रही है। यहां पर इस डी के अंदर हल्का सा एक कट लगा होता है और यहां पर एक प्लेट लगी होती है, इसका पर्पस समझेंगे बाद में। और ये पूरा रास्ता आगे खुला हुआ है। ये बन गई हमारी गन, ये उसका मुंह, ये गन का माउथ है, यहां से फायरिंग होगी। ये जो जगह यहां पे खुली छोड़ रखी है इसको हम कहते हैं एग्जिट पोर्ट, यहां से फायर किया जाएगा। ये जो यहां छोटी सी प्लेट लगी हुई है इसको कहते हैं डिफ्लेक्टर प्लेट। यही वो प्लेट है जो घूमते हुए चार्जेस को यहां से एस्केप करने में हेल्प करेगी। ये हमारी मान लीजिए D2 सेकेंड डी, ये हमारी पहली डी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो ये दे देगा। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है आउट ऑफ द प्लेन, डॉट से दिखाएंगे बच्चों इसको, सारे में है। तो ये पूरी की पूरी जो डीज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड को रोक पाना मुश्किल है। आप मैग्नेटिक फील्ड के सामने बहुत बड़ी ही दीवार क्यों ना बना दे, वो आर पार निकल जाएगा। तो यहाँ पूरे में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो ये जो डीज हैं ये भी मेटल कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑसिलेटर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है वो इनके अंदर जो खाली जगह है वहां एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। बस ऊपर ऊपर पोलैरिटी रहेगी। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज फैल गया यहाँ पे पूरे पे ऑसिलेटर की वजह से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलने लगेगा, यहाँ से भी ऐसे बाहर निकलेगा। नेगेटिव होगा तो अंदर चला जाएगा, बट इनसाइड द कंटेनर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। अब देखिए बच्चों, जिस पार्टिकल को हमें फायर करवाना है उसको हमने यहां पे रख दिया। मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा, मशीन चालू की, ऑसिलेटर ने इस डी को नेगेटिव पोलैरिटी दे दी। इस पूरे पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो पॉजिटिव है बेचारा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही अट्रैक्ट होगा, अंदर जगह खाली है, दरवाजा खुला हुआ है, ये अंदर घुस जाएगा ऐसे। अब बच्चों जैसे ये अंदर एंटर कर गया,
अंदर एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नहीं, है ना। ये हॉलो कंडक्टर है डी हमारी। अंदर कौन है, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आर पार निकल रहा है। तो अब देखो बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएं, ये हमारा हो गया फोर्स, इसको भूल जाए, इसकी बात नहीं करेंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है बच्चों वही करंट होगा, ऐसे ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगातार फील करते हुए गोल घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, 90 डिग्री पे कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करें गोल घूमने लग जाएगा। तो ये इस तरीके से सेमी सर्कल बनाते हुए बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं इसको, ऐसे बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही बाहर आएगा बच्चों, सामने वाली डी को फिर से नेगेटिव कर दिया इस ऑसिलेटर ने, अब ये फिर से इसकी तरफ खिंच जाएगा। तो जो बच्चों बीच का रास्ता है वहां क्या होगा, ये सामने वाली डी को एक तरीके से पुल कर रही है अपनी तरफ। इसी दौरान, इसी गैप के अंदर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का पुल है, फोर्स लग रही है अट्रैक्शन की, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम देख चुके हैं क्यू इंटू ई। तो ये फोर्स उसको एक्सेलरेट करा देगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगी, और जैसे ही ये यहां पे पहुंचा अंदर एंट्री ले लेगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, अब गोल घूमने की बारी आ गई। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। मान लीजिए जब ये यहां से बाहर निकला था तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब पहुंचते पहुंचते हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी बढ़ गई है बच्चों। और वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा था BQR/m, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब ये बड़ा चक्कर एग्जीक्यूट करेगा, तो अब इसका रेडियस बड़ा करने की बारी आ गई है बच्चों, यहां से एक बड़ा रेडियस हो जाएगा। अब फिर से ये जैसे ही ये पार करेगा, फिर से यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्यूई फोर्स लगेगी, वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, अब फिर से गोल घूमने की बारी आ जाएगी, तो एक और बड़ा चक्कर, फिर से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज, नाउ मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे राउंड लेगा, और फाइनली जब इतना बड़ा राउंड हो जाएगा, इतना बड़ा चक्कर हो जाएगा कि ऑलमोस्ट डिफ्लेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाए, तो डिफ्लेक्टर प्लेट इसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस पाथ से हटा देगी, और फाइनली ये बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाएं, छोड़ दें तो एकदम से फायर हो जाता है टेंजेंशियली, सेम यही है। जैसे ही यहां पहुंचेगा इसकी बाउंड्री के पास, ये इसको थोड़ा सा पाथ से डिसैक्ट करके, अट्रैक्ट करके सामने की तरफ जाने के लिए एक तरीके से मोटिवेट कर देगा, या यूं कह लीजिए फिजिक्स की भाषा में उसको खींच लेगा, उसको डिटैच कर देगा पाथ से। यही काम है डिफ्लेक्टर प्लेट का। यहाँ पे हम एरोज भी लगा देते हैं ताकि पता रहे क्या पाथ था। ओके, तो ये हमारी मशीन है बच्चों, जिसको हम इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलना चाहिए, प्रोटॉन या आयंस, पॉजिटिव आयंस को फेंकने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों हम इसका प्रिंसिपल समझेंगे, थ्योरेटिकली ये कैसे काम करती है, और देखेंगे कि नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इससे क्यों एक्सेलरेट नहीं कराते, हम मोर और लेस सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स की ही बात करते हैं। फिर देखेंगे इसका और यूज क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। आइए बच्चों इसका प्रिंसिपल समझते हैं। बच्चों इसका प्रिंसिपल समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों ने भंडारे तो देखे होंगे, भंडारों में क्या होता है, कुछ खाना बट रहा होता है, प्रसाद बट रहा होता है, तो जो महालालची लोग होते हैं वो बार बार लाइन में लग जाते हैं, अपने साथ एक पॉलीथीन ले आते हैं या डब्बा ले आते हैं, कोई जितना ज़्यादा हो सके वो ले जाना चाहते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं, मान लीजिए ये वो टेबल है जहाँ पे प्रसाद बट रहा है, अब वो यहाँ पे आएगा एक कोई भी इंसान और वो खाना लेगा और चला जाएगा यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद जब माहौल चेंज हो जाएगा, फिर से अपना डब्बा खाली करके या नया डब्बा लेके वो फिर से इस लाइन में आ जाएगा, फिर से लेगा और यहाँ छोड़ देगा, मान लीजिए उसका कोई साथी है उसको देता रहेगा, और फिर से लाइन में लगेगा, फिर से जितनी बार जाएगा उतनी बार उसको खाना मिलेगा, अगर उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो यहाँ पे खाना इकट्ठा होता चला जाएगा, है ना। उसके पास बहुत सारा स्टोर हो गया खाना, जो उसको चाहिए था मिल गया। कैसे, बार बार उसने अटेम्प्ट किया। खाना कहाँ मिल रहा है बच्चों, यहाँ मिल रहा है। सेम चीज बच्चों साइक्लोट्रॉन में होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये वो रीजन है बच्चों, ये जो बीच में गैप है, ये वो रीजन है जहां पे खाना बट रहा है, और फिजिक्स में खाना मतलब एनर्जी। इस रीजन में कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी।
जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से गुजरता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो बच्चों जैसे ही वो यहाँ से आएगा, उसने भंडारे से खाना ले लिया, फिर घूम के आया, फिर से खाना ले लिया, ऐसे करते करते वो जितनी बार भी ये रीजन क्रॉस करेगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐड होती चली जाएगी, ऐड होती चली जाएगी। यही है प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का। और इसको अगर हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या है बच्चों, ये अ पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन एक्वायर लार्ज एनर्जी with a small potential difference applied by making the ion cross this electric field again and again, crossing the same electric field again and again, and also by using some small magnetic field. तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव आयन कैन एक्वायर सफिशिएंटली हाई एनर्जीज इफ वी मेक इट क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग सम मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में तो हमें वही सब लिखना होता है जो समान है। ऑसिलेटर है पोलैरिटी प्रोवाइड करने के लिए डी को, ये एक वैक्यूम चेम्बर है पूरा जिसके अंदर सब हवा निकाल दी गई है ताकि एक भी एटम कोई ना बचे हवा का, कहीं वो हमारे चार्ज पार्टिकल से इंटरफेयर ना कर जाए। डीज हैं हॉलो मेटल कंटेनर्स हैं, डिफ्लेक्टर प्लेट है, एग्जिट पोर्ट है, ये सब सामान आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें। वर्किंग बच्चों हमने इसकी समझ ही लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस पे, और उसके बाद लिमिटेशंस करेंगे। बच्चों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, है ना। रेजोनेंस सुन के हमारे दिमाग में 10th क्लास का वो टॉपिक आता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर गिवन फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो बहुत तेजी से वाइब्रेशन होने लग जाता है, खिड़कियां टूट जाती हैं। रेजोनेंस का लॉजिक वही है बच्चों। देखो क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जब आधा चक्कर करके यहां से बाहर निकलने वाला है, उसी समय में हमारे सामने वाले डी की पोलैरिटी नेगेटिव हो जानी चाहिए, है ना, नहीं तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं कि आधा चक्कर पूरा करके आया, सामने वाले की पोलैरिटी नेगेटिव होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, ये बेचारा वहां की तरफ खींचा चला जाएगा ही नहीं, है ना, ये वहीं रहेगा या अपना राउंड चक्कर पूरा करेगा, ऐसी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। सो कहने का मतलब क्या है, जितनी देर में आधा चक्कर पूरा हो उतनी देर में इसकी पोलैरिटी पलट जाए। और इसकी पोलैरिटी पलटने का काम कौन भाई साहब कर रहे हैं, ऑसिलेटर कर रहे हैं। यानी कि ऑसिलेटर की भी पोलैरिटी देने की एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम हमारा 1 सेकेंड में कितनी बारी रिपीट हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों की ऑसिलेटर जो डीज की फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। इसी कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, कि इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी आधा चक्कर की बात कर रहे हैं और इसके सामने वाले डी की पोलैरिटी चेंज करने की फ्रीक्वेंसी ये सेम होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं कि मान लो जो चक्कर लगा रहा है पार्टिकल उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं न्यू सी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और जो ऑसिलेटर डीज की पोलैरिटी चेंज कर रहा है बार बार, उस फ्रीक्वेंसी को हम कह देते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो न्यू सी है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, ये है चार्ज पार्टिकल जितनी देर में पूरा कर रहा है। तो बच्चों टाइम पीरियड तो हम जानते ही हैं 2πm/qb होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल qb/2πm। इतनी देर में उसने एक चक्कर पूरा कर देना है, इतनी देर में ऑसिलेटर 2 बारी पोलैरिटी चेंज कर देगा। पहला जब ये यहां से यहां घूम के आया इसको पोलैरिटी रिवर्स मिली, बचा हुआ सर्कल जब पूरा करेगा तो सामने वाले की पोलैरिटी रिवर्स मिलेगी, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। तो इतनी देर में इसको 2 बारी पलट देना है। तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन यानी चार्ज के घूमने की फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और आता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बच्चों देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या आयन क्या है, पार्टिकल का जो रेडियस है वो जो सबसे बड़ा होगा, यानी वो जस्ट रिलीज होने वाला है, उससे जस्ट पहले जो रेडियस था दैट इज द हाईएस्ट रेडियस, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, उस समय उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम रही होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। शुरुआत यहां से की थी, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा भंडारा लेता गया और फिर वहां पे जब बिल्कुल आखिरी में उस समय सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हम निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं उस समय जो सबसे बड़ा रेडियस था सर्कल का दैट इज आर मैक्स, उस समय जो वेलोसिटी थी जब बिल्कुल फायर होने वाला है वो वी मैक्स। तो बच्चों उस समय जो हमारा लास्ट रेवोल्यूशन हुआ है अगर उसको हम सर्कल माने तो उस सर्कल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है उसमें वेलोसिटी हम पुट कर सकते हैं वी मैक्स।
अपॉन रेडियस इज आर मैक्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अगर हम राउंड माने तो उस समय जो ये गोल घुमाने का काम कर रही है फोर्स, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चों, कोई एग्जिस्टिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है, वो फोर्स जो बार बार घुमा रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, और वो यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी मैक्स इंटू बी। तो बच्चों यहां से हम वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी क्यू बी आर मैक्स बाय एम। एक वी से वी कैंसिल आउट हो गया, क्यू बी आर मैक्स बाय एम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ऑब्वियसली मैक्सिमम रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अब के मैक्स हम निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी। यहां जी बच्चों हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर क्या है, हाफ वी मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर बाय एम। बेसिक फॉर्मूला है, बस रीअरेंजमेंट है, ऐसे कोई खास फॉर्मूले नहीं है, कोई नई चीज नहीं है इनमें। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इसका लास्ट पोर्शन विच इज लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि साइक्लोट्रॉन में क्या कमी है, इतनी सुंदर मशीन है लेकिन इसमें कुछ कमी है। सबसे पहली दिक्कत यह है बच्चों कि इसमें हल्के पार्टिकल्स को नहीं घुमाया जा सकता जिनका मास कम है, क्योंकि हम अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक जाएं तो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है जो ये कहती है कि अगर बहुत हाई स्पीड से आप किसी मास को घुमाएं तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है। ये ओरिजिनल मास है, ये जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है ये स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है। तो कोई भी पार्टिकल अगर बहुत हाई वेलोसिटी से घूमने लगेगा तो उसका मास कम हो जाएगा, और अगर मास कम हो गया बच्चों तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अगर मास कम हो गया तो टाइम पीरियड ही चेंज हो जाएगा, 2πm/q भी होता है ना। चार्ज पार्टिकल का मास ही अगर चेंज हो गया, मास अगर चेंज हो गया तो टाइम पीरियड अलग हो जाएगा। अब ऑसिलेटर को तो पता ही नहीं है, ऑसिलेटर तो सोच रहा है भाई मेरे को तो ये बोला गया है कि हर 10 सेकंड में आपने सामने वाले डी की पोलैरिटी चेंज करनी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का घूमने का टाइम फिक्स है। 6 बजे इसने शुरू किया था तो मान लेते हैं कि 15 मिनट का इसका एक राउंड है, तो यहाँ पे पहुंचा ये पहले 7.5 मिनट में, फिर अगले 7.5 मिनट में, 15 मिनट में पूरा हो गया। अब इसको तो खबर ही नहीं है, जैसे ही ये हाई वेलोसिटी एक्वायर करता है अगर मास चेंज हो गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, वो 15 के बजाय 20 मिनट ले रहा है एक चक्कर में, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं आउट ऑफ सिंक हो जाना, है ना। यानी इनके बीच में जो एक सिंक्रोनस ट्यूनिंग बनी हुई थी वो खराब हो गई। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी इसमें एक्सेलरेट नहीं करा पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल्स। एक प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1840 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को कराना बहुत मुश्किल है, और भी जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, तो हम इसकी एक लिमिटेशन इसको मानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इसके यूज पे। हमें इलेक्ट्रॉन्स कोई भी आयन, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव आयन्स फायर क्यों करवाने हैं, क्या आग लगी हुई है ऐसी। इसका बहुत इंटरेस्टिंग यूज है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन कराने में। कभी हमने सोचा, हम न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ते हैं कि एक बड़ा सा यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उस पर एक चार्ज पार्टिकल आगे बॉम्बार्ड करा दिया जाता है। ये बॉम्बार्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स या कोई और चार्ज पार्टिकल, उनको ऐसे फेंकना तो हाथ से पकड़ के तो फेंका नहीं जा सकता, दैट्स नॉट ईजी, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो ये मशीन बनाई गई है उसी पर्पस के लिए। तो किसी भी न्यूक्लियाई को अगर हाई एनर्जी पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराना है तो साइक्लोट्रॉन काम आएगा। दूसरा यूज क्या हो सकता है, अगर हमें कोई सॉलिड है उसके अंदर कुछ आयंस इम्प्लांट करवाने हैं, हमने उसके अंदर कुछ आयंस फंसाने हैं, डालने हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से आयंस को फायर करा के उसके अंदर एम्बेड करा सकते हैं, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ऑल राइट बच्चों, सो ये कुछ यूजेस हैं। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली मोर और लेस थ्योरेटिकली ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करिए, इसका प्रिंसिपल जरूर पढ़िए, वाइवा में पूछ लिया जाता है कभी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।